मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन से स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा होल्डिंग है। आप ये जानना चाहते होंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे म्यूचुअल फंड्स का बहुत ज्यादा कन्विक्शन है, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके टोटल शेयर होल्डिंग में से। तो इस वीडियो में आज हम उसके बारे में बताएंगे, वो 5 कंपनीज के बारे में, और आपको कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे जिन कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशन पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक काफी अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की जिसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफी ज्यादा है। दोस्तों, सबसे पहली कंपनी का नाम है वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास के बारे में तो शायद आपने कभी ना कभी सुना ही होगा या आपने इसके कभी ना कभी प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे। ये एक टाटा की कंपनी है। टाटा इसके प्रमोटर्स में से एक प्रमोटर है जो इस कंपनी को प्रमोट करते हैं। अगर मैं वोल्टास के मेन बिजनेस की बात करूं तो वोल्टास का मेन बिजनेस एसी और रेफ्रिजरेशन में है। इसके अलावा अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो करंटली वोल्टास का शेयर प्राइस 550 से ऊपर ट्रेड करता है। अगर मैं बात करूं कि पिछले एक साल में वोल्टास ने कितनी रिटर्न दी है तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में नेगेटिव 14% से ज्यादा की रिटर्न दी है। मतलब ये कंपनी ने भी पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वोल्टास के टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न में से 27% का जो होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड के पास है। मतलब कि अगर टोटल 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में इस कंपनी में किया गया था तो उसमें से 27% का जो होल्डिंग है वो अभी म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कितने म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो टोटली 167 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने वोल्टास की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर मैं बात करूं किसी एक म्यूचुअल फंड की जिसका सबसे ज्यादा एएम परसेंटेज इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टेड है तो इस फंड का नाम है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इससे आपको पता चलता है कि वोडाफोन में म्यूचुअल फंड्स का कितना बड़ा कन्विक्शन है और इन्होंने कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। दोस्तों, अगर मैं वोल्टास के बारे में थोड़ा आपको और डिटेल में बताऊं तो वोल्टास का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 18,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसके अलावा इसके अगर मैं पीई रेशियो की बात करूं तो इस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 33 से ज्यादा का है। अगर मैं इसको इसकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करता हूं तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका पीई रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड आरओसीई परसेंटेज की तो इस कंपनी का जो आरओसीई परसेंटेज है वो 17% का है, जो कि काफी अच्छा नंबर निकल के आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड कंपनी की जिसका नाम है डीसीबी बैंक। अगर मैं डीसीबी बैंक के बारे में आपको बताऊं तो इसका जो टोटल शेयर होल्डिंग है उसमें से 26.85% का जो होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड्स के पास है। तो इससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है म्यूचुअल फंड ने ये डीसीबी बैंक में। अगर मैं डीसीबी बैंक के शेयर प्राइस की बात करूं तो डीसीबी बैंक का शेयर प्राइस करंटली 87 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने नेगेटिव 65% का रिटर्न दिया है। मतलब कि पिछले एक साल में इसका शेयर प्राइस काफी ज्यादा नीचे आया है, जिसके चलते फिर भी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। दोस्तों, डीसीबी बैंक में 57 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट अपना किया हुआ है। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं डीसीबी बैंक के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में। दोस्तों, अगर मैं डीसीबी बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2600 करोड़ के आसपास का है और इस कंपनी ने जो आरओसीई दिया है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड वो 7% के आसपास का है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मार्च 2020 के क्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी ने जो अपने रेवेन्यू रिपोर्ट किए हैं वो रिपोर्ट किए हैं 902 करोड़ के। अगर मैं इसको पिछले साल के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करूं तो नंबर यहाँ पे 827 करोड़ का था। मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू में काफी इंप्रूवमेंट आया है। वहीं पे अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर जो इनका निकल के आता है वो है 70 करोड़ के आसपास का। लेकिन अगर हम उसको पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब कि डीसीबी बैंक का रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन इनका प्रॉफिट कम हुआ है पिछले एक साल में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरी कंपनी की जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इसके टोटल शेयर होल्डिंग में से जो म्यूचुअल फंड के पास स्टेक है वो परसेंटेज निकल के आती है 25% की। मतलब कि 25% का स्टेक इस कंपनी का म्यूचुअल फंड के पास है अभी भी। दोस्तों, अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक के शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस करंटली 83 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। अगर मैं इसके पिछले एक साल के रिटर्न की बात करूं तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने पिछले एक साल में नेगेटिव 27% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं कि टोटल म्यूचुअल फंड कितने हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करूं तो इस कंपनी में 133 म्यूचुअल फंड्स ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो टोटल मिला के 25% का स्टेक बन जाता है इस पूरी कंपनी में से।
अब दोस्तों इस कंपनी का अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी क्या करती है कि इक्विपमेंट बनाती है डिफेंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, रडार से रिलेटेड, नेवल सिस्टम से रिलेटेड और इसके अलावा वेपन सिस्टम से रिलेटेड। तो कंपनी पूरा इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 20,000 करोड़ के आसपास का। वहीं पे अगर इसकी मैं पीई रेशो की बात करूं तो इस कंपनी का पीई रेशो 15 के आसपास का है। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जो इस कंपनी से निकल के आती है वो ये है कि इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है। तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.18% का है, जो कि एक काफी बड़ा नंबर निकल के आता है। मतलब ये कंपनी टाइम टू टाइम काफी अच्छा डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों अगर हम आरओसीई की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो इस कंपनी का आरओसीई परसेंटेज 30% का निकल के आता है। वहीं पे अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 22% के आसपास निकल के आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ कंपनी की, और जो फोर्थ कंपनी है वो एफएमसीजी सेक्टर से निकल के आती है और इस कंपनी का नाम है इमामी लिमिटेड। अगर मैं इमामी लिमिटेड की बात करूं तो इसमें जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो टोटल इसके शेयर होल्डिंग में से 24.87% का होल्डिंग है इनके पास। मतलब कि ऑलमोस्ट 1/4 का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का है इस पूरी कंपनी के अंदर। दोस्तों अगर मैं इमामी के शेयर प्राइस की बात करूं तो इमामी का शेयर प्राइस करंटली 219 के आसपास ट्रेड करता है। अगर हम इमामी लिमिटेड के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में -19% का रिटर्न दिया है। चलिए अब बात करते हैं इमामी लिमिटेड से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इमामी एफएमसीजी सेक्टर से निकल के आती है और इसके बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा और बल्कि आपने इनके प्रोडक्ट्स को भी यूज किया होगा, जैसे कि बोरोप्लस, नवरत्ना, फेयर एंड हैंडसम, जंडूबाम, केश किंग, ये सारे इसके ब्रांड्स हैं जो इमामी के अंडर आते हैं। अगर हम बात करें इमामी लिमिटेड के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस कंपनी के पीई रेशो की, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 27 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं कंपेयर करता हूं इस कंपनी के पीई रेशो को इसकी इंडस्ट्री के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एफएमसीजी सेक्टर का जो एवरेज पीई रेशो है वो 60 से ऊपर का निकल के आता है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इमामी लिमिटेड का पीई रेशो काफी कम है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड की, जो हमें बताता है कि कंपनी में इन्वेस्टेड कैपिटल पे कंपनी कैसा रिटर्न देती है, तो इस कंपनी का जो आरओसीई परसेंटेज है वो 18% के आसपास का निकल के आता है। वहीं पे अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 14% से ऊपर का नंबर निकल के आता है। दोस्तों इस कंपनी ने अभी तक मार्च का अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, तो अगर मैं इसके दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट की बात करूं तो इस कंपनी ने अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 813 करोड़ का। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वहां पे इनका रेवेन्यू था 811 करोड़ का। मतलब कि इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ था थोड़ा सा। और अगर इसके मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 138 करोड़ से बढ़ के 144 करोड़ हो गया था दिसंबर 2019 के क्वार्टर के एंडिंग में। इसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छी बात है इमामी लिमिटेड के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट कंपनी की, जिसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग काफी ज्यादा है। तो इस कंपनी का नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी के टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न में से 23.2% का जो टोटल होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड का है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। दोस्तों अगर मैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करूं तो ये करंटली 199 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अगर मैं इसके पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में आपको बताऊं तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में -30% के आसपास का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स की, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 16,000 करोड़ से ज्यादा का। वहीं पे अगर हम इस कंपनी के पी रेशो की बात करें तो इस कंपनी का पी रेशो 16 के आसपास का निकल के आता है। दोस्तों अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से निकल के आती है और जो इसका मेन बिजनेस है वो व्हीकल फाइनेंस, होम लोन और इसके अलावा कॉर्पोरेट मॉर्गेज लोन्स देती है, जहां से इनका पैसा निकल के आता है। तो दोस्तों ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर से निकल के आती है और आपको पता है कि एनबीएफसी सेक्टर के काफी शेयर्स पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा नीचे गए थे, जिसके चलते इसका शेयर प्राइस भी एक टाइम पे 125 के आसपास टच किया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जो भी शेयर्स का नाम लिया हमने प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया है। हम कहीं पे भी आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। और अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए और कंप्लीट रिसर्च करने के बाद ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों अगर किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको ये नहीं पता चलता कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए,
क्योंकि म्यूचुअल फंड का अपना एक पोर्टफोलियो होता है, उनका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और एक इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव काफी अलग हो सकता है। तो आप ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए ये सोच के कि उसमें म्यूचुअल फंड ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अपनी रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताएं कि इन 5 कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और इसके अलावा आप नीचे अपना रीजन भी बताएं ताकि आपके रीजन से बाकी सभी इन्वेस्टर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक काफी अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।